45 टाइप कीजिए। 45। ध्यान देंगे 45 में मैंने कहा था कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे कहा गया था क्या? पेंजिया। पृथ्वी की अनुमानित आयु 5 अरब साल कितना माना गया है? और 5 अरब साल जब माना गया है तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले एक ही भूखंड था और उस भूखंड को कहा गया पेंजिया। क्या? पेंजिया करोड़ों साल तक रहा होगा और इसके चारों तरफ याद रखेंगे ये स्थल था। पेंजिया जो था स्थल था, भूमि था। इसमें विशेष बदलाव आया और ये दो भाग में बंटा। एक कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दूसरा कहलाया गोंडवाना। दूसरा कौन? इस लेकर हम प्राचीनतम भूखंड पेंजिया के दो भाग बंटे, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा और गोंडवाना, जिससे इसी दोनों से महादेश का विकास हुआ। किसका विकास? किसका? तो ध्यान रखेंगे, हमने कई बार बताया कि ध्यान रखेंगे महादेश का जो विकास हुआ, महादेश का जो विकास हुआ वो ये दोनों ही प्राचीन भूखंड थे, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा और तो जो लगभग उत्तरी गोलार्ध पर हैं, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। एशिया, यूरोप और ये अंगारा लैंड के भाग है। किसके भाग हैं? जबकि भारत का दक्षिण भारत वाला एरिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये प्राचीन भूखंड किसके भाग हैं? गोंडवाना। किसके? गोंडवाना। किसके भाग हैं? गोंडवाना। और यहीं पर महादेश में ही याद रखेंगे कई देश हैं दुनिया के अंदर, और फिर देश है तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, इसी देश में याद रखेंगे मानव, वनस्पति जो भी है वो सारे अपने अपने देश के हिसाब से है। तो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति 5 अरब साल पहले हुआ था, और पृथ्वी जब उत्पन्न हुआ, जैसे हम मानव की अगर बात आप बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो हम मानव डायरेक्ट नहीं आए हैं, हम लोग मछली से बने हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहता है कि भाई मछली से तुम कह रहा है, तो ये प्राचीन धर्म ग्रंथ में भी पहले याद रखेंगे मत्स्य पुराण की बात होती है, और मत्स्य पुराण के बाद जब बायोलॉजी डेवलप हुआ, जीव विज्ञान डेवलप हुआ, वैज्ञानिक, तो वो प्रामाणिकता के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर कहा कि भाई कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, हमसे करोड़ों साल पहले मछली आया है और अभी भी है, और हम लोग वही मॉड्यूलाइज हैं, मछली से ही हम लोग आए। अब मछली से कैसे आए हैं? तो मछली से लाखों करोड़ों साल तक स्ट्रगल मछली किया, आया स्थल पर, और जब स्थल पर आया तो वो बन गया एम्फीबिया, और एम्फीबिया भी करोड़ों साल तक प्रयास किया तो बना रेप्टाइल्स। अब सब में कैरेक्टर है कि मछली सिर्फ ध्यान रखेंगे गिल से ही श्वास लेता है, एम्फीबिया थोड़ा डेवलप हुआ, और डेवलप जब हुआ तो ध्यान रखेंगे वो स्थल और जमीन दोनों पर रहना शुरू किया। फिर रेप्टाइल्स आया तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हो गए, डेवलप हो गए, जो केवल स्थले पर रहना शुरू कर दिया, उसको पानी से बड़ा एलर्जी हो गया, जैसे छिपकली, गिरगिट,
छिपकली और गिरगिट, ये पानी में जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन उसी में याद रखेंगे, क्रोकोडाइल की बात करेंगे, उसी में दो सांप है, एगो पानी में सांप रहता है, एगो स्थल पर सांप रहता है कि नहीं है। और उसी रेप्टाइल से जब डेवलपमेंट हुआ तो बर्ड्स बना, पक्षी, और पक्षी जब याद रखेंगे डेवलप हुआ तो मेमेल्स बना, स्तनधारी, और उसी स्तनधारी में हम लोग यहाँ तक मानव पहुंचे। तो बहुत लंबा प्रोसेस हुआ। तो जो प्रोसेस जीवन के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए याद रखेंगे रहा, वही याद रखेंगे पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बदलाव में भी कारण बना। और वही भौतिक स्वरूप करोड़ों करोड़ों साल का रहा, जिसमें एक विशेष एरा और समय का ड्यूरेशन रहा था, जिसमें आर्केजोइक, मेसोजोइक, प्लेओजोइक, सीनोजोइक, ये सभी महाकल्प हुए, एरा हुए। इस प्रकार से सतयुग है ना, द्वापर, त्रेता और कलयुग, उसी प्रकार से बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से कई महाकल्प हुए। और ये बताया जाता है कि हिमालय किस कल्प में बना, रॉकी माउंटेन कब बना, उसके करोड़ों करोड़ों साल के एक एक पीरियड था। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है, 9 दिन नहीं होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो करोड़ों करोड़ों साल का एक एक पीरियड महाकल्प हुआ। और उस महाकल्प में याद रखेंगे हिमालय, रॉकी माउंटेन, एंडीज पर्वत, कंटिनेंट का विकास, महासागर का विकास, सागर का विकास, और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। लेकिन इतने लंबे ड्यूरेशन के ये सभी पीरियड होते हैं कि तब तक एकाध जीवे विलुप्त हो जाता है। जैसे डायनासोर करोड़ों साल तक याद रखेंगे पृथ्वी पर राज किया और विलुप्त हो गया। तो हो सकता है मानव भी 2-4 1-8 लाख साल और शासन करेगा, फिर ये भी विलुप्त हो जाएगा, फिर कोई दूसरा जीव का प्रादुर्भाव होगा पृथ्वी पर। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो प्राचीन भूखंड कौन था? पेंजिया। पेंजिया 2 भाग में बटा, अंगारा और गोंडवाना। और हम अक्सर पढ़ते हैं कि हमारा प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? गोंडवाना। कौन? गोंडवाना। कौन? जबकि गोंडवाना अंगारा लैंड से क्या बना, और इसी महादेश में क्या था? देश क्या था? कन्फर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा। जबकि पेंजिया के चारों तरफ जो पानी वाला एरिया था, जिसे पैंथेसाला कहा गया, उससे महासागर का विकास हुआ। किसका विकास? किसका विकास? तो कभी भी पूछेगा कि बताइए कि पेंजिया से 2 भूखंड बने, अंगारा लैंड और इसी अंगारा और गोंडवाना से क्या बना? महादेश। क्या? क्या? महादेश। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान देना। कहता है कि सागरों से टकराती लहरें और पठारों से निकलने वाली नदियां के अवसाद निक्षेप से किसका विकास हुआ था? तटीय मैदान। कौन मैदान? कौन मैदान? तटीय मैदान। आंसर वहां लिखिएगा, तटीय मैदान। कौन मैदान? लेकिन अब इधर थोड़ा समझिए और सुनिए, ध्यान रखिएगा। तटीय मैदान के संदर्भ में हमारे यहाँ भी तटों का मैदान है कि नहीं? बताइए। अरे हमारे यहाँ तटीय मैदान है कि नहीं? आज ही वेरीफाई करेंगे। ये भारत है, ये है भारत की नहीं है दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में ये एक पर्वत है पश्चिमी घाट। कौन है? कौन? और ये है पूर्वी घाट। कौन? पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो पश्चिमी घाट और कौन? अक्सर एक सवाल आता है कि पश्चिमी घाट के अपेक्षा पूर्वी घाट जो है वो चौड़ा है, क्योंकि भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर है अरब सागर। कौन सागर? है कि नहीं है? और इधर कौन? बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी? कन्फर्म ना? जब ये गोंडवाना का भूखंड जब बना होगा, तो गोंडवाना भूखंड में याद रखिएगा
कि इसी भारत से अफ्रीका अलग हुआ और इसी अलग के दरमियान विशेष बल के कारण ये वाला एरिया धंस गया और ये वाला एरिया याद रखेंगे क्या हो गया, उठ गया। और ये याद रखेंगे धंस जाने के कारण यहां पर जो अवसाद जमा हुआ उसको मैंने कहा है पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहा है? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहा? पश्चिमी तटीय मैदान में ध्यान रखिएगा कि ये गुजरात है। कौन है? गुजरात के तट को कहा जाता है काठियावाड़। क्या कहा जाता है? अब बताओ भाई, काठियावाड़ तट कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पे? कौन तट? काठियावाड़। कौन? काठियावाड़ के बाद याद रखेंगे यह है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र के तट को कहते हैं कोंकण। क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहां है भाई? महाराष्ट्र। कहां पे? जबकि याद रखेंगे यह है केनरा। कौन? केनरा या कन्नड़ तट है कर्नाटक। कहां है? कहां है? तो कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। क्या कहते हैं? मालाबार तट। कौन तट? मालाबार तट कहां है भाई? केरल। कहां पे? अब एक प्रोसेस फिर समझिए कि पश्चिमी घाट जब बना होगा तो फिर लाखों साल का प्रोसेस चला होगा। इस पश्चिमी घाट पर्वत से याद रखेंगे इधर से भारत की जलवायु होगी मॉनसूनी। कैसी होगी? तो बताइए, मॉनसून जब आया तो सबसे पहले केरल आया होगा और केरल आने के बाद फिर ये पश्चिमी घाट से टकराया होगा। पश्चिमी घाट पर्वत से जब टकराया होगा तो वर्षा यहां हुआ होगा। अब वर्षा जब बहुत ज्यादा हुआ होगा तो यहां से याद रखेंगे कई धाराएं बनी होंगी और कई धाराएं मिलकर एक मुख्य धारा बनी होगी और वही मुख्य धारा को जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमने उसका नाम रख दिया गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी का नाम दे दिया। अरे नाम जो नामांकन हुआ वो भाषा के आधार पर ना हुआ। इसका नाम है मनोज है तो हिंदी में मनोज है। कि चीन में रहता तो इसका नाम हो जाता झिंग झांग चिंग। आई अमेरिका में रहती तो हो जाती सुनीता विलियम्स। इंडिया में सुनीता है, अमेरिका में सुनीता विलियम्स हो जाती है। आई बिलमोर हो जाता। बात समझे? तो नामांकन तो भाषा पर हुआ है ना। तो हिंदी में है, यही याद रखेंगे। तमिल, कन्नड़, भारतीय में तो 1000 भाषा है तो कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ये नदी बना होगा, ऑनलाइन वाला यूट्यूब वाला ध्यान से देखेगा। ये नदी बन गया कौन? गोदावरी। ये बन गया कृष्णा, ये बन गया कावेरी। अब इस सभी नदी भी लाखों साल तक प्रयास किया होगा और फिर यहां से अवसाद और मिट्टी लाला के इस तट पर जमा किया होगा और जो ज्यादा लाके जमा किया उसका तट ज्यादा चौड़ा हुआ। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी तट के अपेक्षा पूर्वी तट का मैदान क्या है? चौड़ा है। और इसका मूल कारण है क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां यहां पर मिट्टी लाके जमा की है। क्या लाके जमा की है? क्या लाके जमा की है? मिट्टी लाके जमा की है। और इसी में एक तट है कोरोमंडल। नाम सुने होंगे। कोरोमंडल तट कहां है? तमिलनाडु। कहां पे? तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। क्या कहते हैं? तो बताओ, कोरोमंडल तट कहां है? तमिलनाडु। कहां पे? कौन सा? तो कोरोमंडल तट कहां है? कहां पे? कहां पे? कौन सा? कंफर्म ना। जबकि याद रखेंगे कलिंग तट। कौन तट? कलिंग तट या उत्कल तट कहां है? उड़ीसा। कहां? कहां? और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के संयुक्त तट को हम उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? तो उत्तरी सरकार तट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और कंफर्म ना। तो जिसमें याद रखेंगे कि नदी और अब ध्यान रखेंगे
बड़ा योगदान रहा है, ध्यान रखेंगे, समुद्र का। किसका? समुद्र। किसके निर्माण के लिए? तटीय मैदान। कौन मैदान? कौन मैदान? तो कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ? और केरल के तट को? केरल के तट को मालाबार क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहाँ? केरल। क्लियर ना? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब थोड़ा घर से आए तो थोड़ा मन लगाइए, है ना। मन तो नहीं लग रहा होगा, 2-4 दिन अभी नहीं मन लगेगा, बात समझे। फिर धीरे धीरे ठीके लगेगा। नया लड़का जब आता है ना पटना में, 6-7 दिन खूब रोता है अंदर ही अंदर, एकला, है ना। कहाँ पे? जहाँ वो उसका डेरा लेता है। फिर जब वो पटना में घूमता उमता है तो उसको थोड़ा ठीक लगता है, और जब ऐसा ठीक लग जाता है कि फिर घरे जाके मन नहीं करता है, बात समझे। क्योंकि जब वो घर से आता है तो माँ बाप का प्यार होता है, मिलता है उसको। लेकिन फिर जब पटना में आ जाता है तो फिर अलगे प्यार में रह जाता है। तो फिर जब घर जाता है तो उतना प्यार उसको नहीं मिल पाता है, बात समझे। तो तुलना करता है, तो तुलना करता है तो अंतर हो जाता है। अब अंतर हो जाता है तो वही बात है ना। तो थोड़ा सा मन लगाइए। आगे आगे भाई ध्यान देगा। तो ये समुद्री तटीय मैदान। अवसाद का मतलब क्या होता है? मिट्टी, गाद, कीचड़। मिट्टी, गाद और कीचड़। और निक्षेप मतलब वो उसको समतलीकरण करता है। कौन? नदी। कौन? नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना, कहता है क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है? 11। कितना? कितना? भारत के। किसका भाई? भारत का। याद रखिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ऐसे एससीईआरटी जो देगा वही हम मान्य करेंगे, है ना। लेकिन इसका वेरीफाई भी करना है, चेक भी हम कर लेंगे, अब टेंशन मत लीजिए, मेरी ड्यूटी है। अब देखो भाई, भारत में ध्यान रखिएगा, भारत के कौन कौन से भाग पर्वतीय हैं और कौन कौन से भाग मैदानी हैं, एकदम ध्यान से समझना है। तो भारत का सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि ये जो आप जितना हम यहां पर ये कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, ध्यान रखेंगे, पर्वत है। पूरा का पूरा एरिया क्या है? पर्वत है। इसमें ये सारा का सारा हिमालय है। सारा का सारा क्या है? हिमालय। ये पर्वत वाले एरिया हैं पूरा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे क्या हैं? मैदान, ये सॉरी पर्वत। सारे के सारे क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं प्यारे, ध्यान रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र। और कौन पर्वत? हिमालय। कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। गौर कीजिएगा। दूसरा, ये पंजाब से लेकर यूपी बिहार का पूरा एरिया मैदानी है। क्या है? मैदानी एरिया है। ये आसाम तक, ये आसाम का एरिया भी क्या है? मैदानी। मैदानी एरिया ये वाला है। इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बंगाल, और इसके कुछ भाग आसाम के। किसके? ऐसा नहीं कि अधिकतर में अब जैसे ऐसा नहीं कि जो है आपका बंगाल की बात करेंगे पूरा बंगाल, बंगाल का कुछ एरिया जैसे दार्जिलिंग वाला एरिया वो पूरा पहाड़ है। लेकिन बंगाल के 90% एरिया क्या है? मैदान। क्या है? मैदान। इसलिए कर ये मैं कह रहा हूं। और जैसे ही आप दक्षिण भारत जाएंगे तो दक्षिण भारत का ये एरिया है पठारी। कैसा है? पठार। क्या है? जिसमें मध्य प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, तेलंगाना, कर्नाटक वाला एरिया आ जाता है पठार। तो ये वाला एरिया क्या है भाई? पठार। ये वाला एरिया क्या है? पठार। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये है तटीय मैदान। कौन मैदान? जो अभी मैंने बताया था। और ये है पूर्वी तटीय मैदान। कौन मैदान? कौन मैदान? तो ये भारत का भौतिक विभाजन है। भारत का क्या है?
तो भारत के भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन के आधार पर भारत के पूरे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा। कितने भाग में? कितने भागों में? जिसमें पहला है, याद रखेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर है पूरा का पूरा हिमालय। पूरा का पूरा क्या है? दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो याद रखेंगे प्यारे, ये 2 नंबर में है और इसे हम कहते हैं गंगा का मैदान। क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। कौन मैदान? तीसरा है प्रायद्वीप। कौन सा? प्रायद्वीप के, याद रखेंगे, पर्वत एवं पठार। पर्वत एवं और चौथा है तटीय मैदान। कौन मैदान? तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और पांचवा है आपका द्वीप समूह। कौन सा? द्वीप समूह में आता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और। तो भारत के भौतिक स्वरूप को हमने कितने भागों में बांटा? 5। कितने? 5। कितने? जिसमें पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का जिसे मैंने हिमालय कहा। क्या कहा? क्या? तो हिमालय पर्वत है कि नहीं? और हिमालय उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर में है ना। तो पहले स्वरूप में याद रखेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का। तो बताइए इस मैदान के निर्माण में गंगा का योगदान है कि नहीं? इस लेकर उत्तर भारत के विशाल मैदान को मैंने कहा गंगा का मैदान। क्या कहा? कौन मैदान? तीसरा है प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार। प्रायद्वीप के पर्वत एवं जिसमें डेक्कन का पठार। कौन? मालवा। कौन? बुंदेलखंड। कौन? बाघेलखंड। कौन? ये सारे पठार प्रायद्वीप भारत के भाग है कि नहीं? है कि नहीं है? जबकि यहाँ कई पहाड़ी और पर्वत हैं, जैसे अरावली। कौन? विंध्याचल। कौन? सतपुड़ा। कौन? पश्चिमी घाट। कौन? पूर्वी घाट। कौन? बताइए सारे पर्वत और पहाड़ी हैं कि नहीं है? जहाँ नीलगिरी पहाड़ी है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं। और उसके बाद है तटीय मैदान। रुक, हाँ बोलिए। हाँ, वो मैदानी क्षेत्र में उसको ऐड कर दिया जाता है ना। हाँ कुछ क्षेत्र है उसको इसी एरिया में है ना, गुजरात वाला एरिया और राजस्थान वाला एरिया उसको, क्योंकि राजस्थान के लगभग भाग जो हैं वो प्रायद्वीप पठार और किसके भाग हैं? पहाड़ी के भाग हैं। जैसे अरावली, जैसे मेवाड़ का पठार कहाँ पड़ता है? राजस्थान। जबकि भारत के कुछ एरिया जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, ये सारे के कुछ एरिया याद रखेंगे मरुस्थलीय हैं। कैसे हैं? मरुस्थलीय। तो उपभाग में, हाँ अच्छा ये हम चेक कर लेंगे। पर्वत है ना, वो हमको भी खुद लगा है, तो उसमें थोड़ा आप करके रखिएगा। तो ये वाला एरिया, मरुस्थलीय वाला एरिया को इसी में ऐड किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखेंगे। ऐसे ऐड कर सकते हैं मरुस्थलीय भाग भी, है ना, लेकिन मुख्य रूप से कितने भाग? 5। कितने? 5। क्लियर ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसमें थोड़ा हमको भी कंफ्यूजिंग। एनसीईआरटी कितना? 27% है पठारी एरिया है भाई, और मैदानी कितना है? 43। और पर्वत कितना है? 30। ठीक है, इसको यहाँ कट कीजिए आप, 30% कीजिएगा। हाँ 10.6 है। तो इसमें देखो भाई कंफ्यूजिंग बना हुआ है ना। एससीईआरटी, एनसीईआरटी कितना? ये कौन सा एनसीईआरटी है? 10th का है। और वो कौन है? 9th का है। दोनों वेरीफाई किया जाएगा, है ना।
एससीईआरटी कुछ बता रहा है, इसको सुरक्षित रखते हैं, इसका जजमेंट अभी कोई इसमें ऐड मत कीजिएगा, इसको हम कल हम बताएंगे इसको पूरा, है ना। ये ठीक है। चलिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का हिस्सा का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है? कितना? 43। कितना भाई? 43 है कि नहीं है ना? तो याद रखिएगा, जैसे कुछ न्यू और पुराना दोनों हम चेक कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, सदैव याद रखें, कोई भी चीज के परसेंटेज में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का याद रखिए पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत? 43। कितना? ध्यान रखिए, जो होगा कल वेरीफाई करेंगे, बात समझ गए ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना हिस्सा प्रतिशत पठारी है भाई? अब देखिए, इसमें 28 और 18 कर दिया है, बाकी है ना दिया गया है टोटल कितना, लगभग 27, है ना। कितना प्रतिशत? 27। तो अभी ऐड आप 27 कर लीजिएगा, यहाँ पर 28 दिया गया तो दोनों लगभग सेम है, 27% ऐड कीजिएगा, है ना। ये तीनों सवाल हम आपको कल वेरीफाई करेंगे, मैदानी का प्रतिशत, पठारी का और पर्वत का, है ना। अब देखिए, भौतिक विभाग के आधार पर भारत को कितने भागों में? 6। अभी मैंने मुख्य रूप से कितने भाग बताया था? 5, और एक उसमें ऐड करेंगे मरुस्थलीय। कौन सा? तो मरुस्थलीय की अगर बात करेंगे तो मरुस्थलीय भाग को ऐड करेंगे तो उसमें टोटल कितना हो जाएगा? 6। कितना? 6। और इससे पहले हमने कितना बताया था? 5। तो 5 में मैंने बताया था उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का, और दूसरा मैंने बताया था उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का। इसके बाद प्रायद्वीप के पठार, कौन सा? तटीय मैदान, कौन से? द्वीप समूह, कौन से? और एक भाग ऐड कीजिएगा मरुस्थलीय, कौन सा? तो टोटल कितना? 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 देखिए, कुछ जैसे आप क्लास 6 7 में जाएंगे तो वहां 4 भाग ऐड किया है, ऊपर जाएंगे 5 भाग ऐड कर दिया गया है ना। अब उसमें क्या किया है कि उसमें जो है तटीय मैदान को हटा दिया है, बात समझ गए ना। लेकिन पूरा का पूरा हम लेकर चलेंगे, जो हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आपको ध्यान रखेंगे। उसमें ऑप्शन के हिसाब से भी बहुत सारे सवाल ऑप्शन के हिसाब से ही बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो टोटल याद रखेंगे, भारत के भौतिक विभाग को कितने भागों में? 6, याद रखिएगा। एससीईआरटी में 11 दिया है, वो हम कल टोटल वेरीफाई कर देंगे। एनसीईआरटी कुछ अलग दिखा रहा है, एससीईआरटी अलग दिखा रहा है, दोनों को वेरीफाई करके कर दिया जाए। देखिए, प्रतिशत में, हाँ उसमें 11 दिखा रहा होगा एससीईआरटी में, हाँ उसी को लेकर चलेंगे। चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है भाई? 8,800। 8,800 कंफर्म ना? कहीं आप देखेंगे 8,850 भी ऐड किया हुआ है कि नहीं है? तो वो ऑप्शन के हिसाब से, अब लड़का बोलेगा दोनों दे देगा तो नहीं देगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं दे देगा। जैसे बहुत कहता कि दे देगा तब, तो तुम जो बोलेगा तुम्हारे हिसाब से होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 8,848 किसकी ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848, नेपाल में इसको प्यारे सागर माथा क्या कहते हैं। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 8,600, 8,600, 8,611 मीटर। K2 कहां पड़ता है? लद्दाख। K2 कहां है? लद्दाख। K2 कहां है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? K2। कौन सी? जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और माउंट एवरेस्ट है कहां? नेपाल। और K2 कहां है? लद्दाख। K2। अच्छा, कंचनजंगा कहां है भाई? सिक्किम। कहां पे? और नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी। कामेट कहां है? कामेट कहां है? उत्तराखंड। कामेट कहां है?
अच्छा बताइए नंगा पर्वत कौन? नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख। कहाँ पे? तो नंगा पर्वत कहाँ है भाई? लद्दाख। कहाँ पे? अच्छा बताइए अनाईमुडी कहाँ है? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। अनाईमुडी कहाँ? केरल। और एक है डोडा बेटा कौन? डोडा बेटा कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? कौन सा? तो डोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ? और अगर पूछे गुरु शिखर कौन सा? बताइए गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान। कहाँ? और धूपगढ़ कहाँ है भाई? धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ कहाँ है? तो अनाईमुडी कहाँ? केरल। अनाईमुडी और डोडा बेटा तमिलनाडु। गुरु शिखर राजस्थान। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। केटू कहाँ है? लद्दाख। नंदा देवी उत्तराखंड। कामेट उत्तराखंड। नंगा पर्वत और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पे? नेपाल। कहां पे? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 8611 K2। अच्छा कंचनजंगा 8600 लगता है 11 है जी। हाँ 8800 है या 8011? चेक कर लेंगे। अच्छा ठीक है 6 ही होगा। यस ठीक। K2 या माउंट गॉडविन एस्टिन की ऊंचाई 8611। 8600 और ये है कहां पे? लद्दाख। कहां पे? लद्दाख। याद रखिएगा टोटल तो आपको याद ही करवा देंगे। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598। 8500 और कंचनजंगा है कहां पे? सिक्किम। कंचनजंगा और ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है याद रखिएगा। हिमालय के कहता है भाई हिमालय के उत्तर में कौन पर्वत है? काराकोरम। कौन? तो हिमालय के उत्तर में कौन है? काराकोरम। याद रखेंगे अगर आप बात करेंगे इस नक्शे के हिसाब से तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला है काराकोरम। कौन? काराकोरम के बाद है लद्दाख। कौन? लद्दाख के बाद है जॉस्कर। क्या है? और ये तीनों मिलकर काराकोरम लद्दाख और जॉस्कर। पहला है काराकोरम। कौन? काराकोरम एक पर्वत श्रेणी है। दूसरा है लद्दाख। कौन पर्वत श्रेणी? लद्दाख। और तीसरा है जॉस्कर। क्या नाम है? जॉस्कर। याद रखेंगे ये तीनों पर्वत श्रेणी मिलकर बनता है ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? तो ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां? 3। काराकोरम लद्दाख और जॉस्कर। काराकोरम लद्दाख और इसी ट्रांस हिमालय के काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी? तो K2 किस श्रेणी में पड़ता है? काराकोरम। किसमें? कौन सा? तो K2 किस श्रेणी में? किस श्रेणी में? कौन सा? कौन सा? कौन सा? जबकि याद रखेंगे ट्रांस हिमालय में टोटल श्रेणी कितनी है? 3। कितनी? काराकोरम लद्दाख और काराकोरम लद्दाख और कंफर्म ना? जबकि इसी ट्रांस हिमालय के काराकोरम में कुछ बड़े ग्लेशियर भी हैं जैसे सियाचिन। कौन? तो बताओ भाई सियाचिन ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? बताओ सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे किस श्रेणी में है? काराकोरम। यहीं पर है रेमो ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? यहीं पर है सकमरी। कौन सा? यहीं पर है बिफायो। कौन सा? ये सारे ग्लेशियर। यहीं पर है बातूरा। कौन सा? बताओ ये सारे ग्लेशियर याद रखेंगे किस श्रेणी में है? काराकोरम। किस श्रेणी में? तो प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन? सियाचिन। कौन? किस श्रेणी में? काराकोरम। कहां? और ये सारे ग्लेशियर हैं लद्दाख में। कहां पे?
कहां पे? लद्दाख में। तो लद्दाख में सियाचिन कौन? रेमो कौन? सकमरी कौन? पीफायो कौन? बातुरा कौन? ये सारे के सारे ग्लेशियर याद रखेंगे कहां है? लद्दाख। और किस श्रेणी में? काराकोरम। किस श्रेणी में? किस श्रेणी में? कन्फर्म ना? तो हिमालय का सबसे उत्तरतम श्रेणी याद रखेंगे काराकोरम है। कौन? काराकोरम याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि केटू अन्य किस नाम से याद रखेंगे जाना जाता है? गौरी नंदा पर्वत। कौन पर्वत? तो केटू को गॉडविन ऑस्टिन क्या कहते हैं? केटू का अन्य नाम है गॉडविन ऑस्टिन या इसे गौरी नंदा क्या कहते हैं? गौरी नंदा। किसको भाई? केटू। और अभी मैंने बताया था कि केटू कहां पड़ता है? लद्दाख। कहां पे? और ये किस श्रेणी में पड़ता है? काराकोरम। किसमें? तो काराकोरम में ही याद रखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम याद रखेंगे काराकोरम। पर्वत श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? तो केटू का एक अन्य नाम, केटू का अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। जॉस्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय श्रेणी का भाग है? एकदम गलत है ना? ये प्यारे एकदम कटेगा और ये होगा ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय का भाग है जॉस्कर। कौन? तो यहां जॉस्कर पर्वत याद रखेंगे। श्रेणी की अगर बात करेंगे तो ये महान हिमालय का भाग नहीं है। किस हिमालय का? तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां। कितनी? काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख और कंफर्म ना? तो यहां कट क्या कोई बोल रहा क्या? चलो भाई, तो ध्यान रखना है ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय याद रखेंगे। महान हिमालय की बात करेंगे तो हम आएंगे ही महान हिमालय पे और बताएंगे कि वहां कौन कौन है ना? कहता है सतलज एवं सिंधु नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब या कश्मीर? पंजाब या कश्मीर हिमालय? पंजाब या कौन हिमालय बताओ? पंजाब या कश्मीर? पंजाब या तो पंजाब या कश्मीर हिमालय याद रखेंगे। पंजाब या कौन? पंजाब या कन्फर्म ना? अब ध्यान रखेंगे सतलज से लेकर किस नदी को लेकर? सिंधु। सतलज और इसको इस मैप के जरिए थोड़ा समझिए कि सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर हिमालय ने प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर नदियों ने हिमालय को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4। पहला तो आप यूं कह लीजिए कि ये आपका है सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु की उत्पत्ति सबको पता है कि मानसरोवर से होती है। कहां से? मानसरोवर झील तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत से कौन निकलती है? सिंधु। कौन? जबकि याद रखेंगे राकस ताल। कौन? राकस ताल। कौन ताल? राकस ताल झील तिब्बत से निकलती है सतलज। कौन? और ये देखिए ये निकल गई ना? और इस बीच में जो हिमालय पड़ेगा तो याद रखेंगे इस बीच में जो भी हिमालय पड़ेगा वो सारे हिमालय का भाग कहलाएगा। याद रखिएगा कि कहलाएगा आपका पंजाब या कश्मीर। पंजाब या तो पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात करेंगे किन 2 नदी के बीच? सिंधु और तो सिंधु और सतलज के बीच प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर जो हिमालय है उसको कश्मीर या पंजाब, कश्मीर या लेकिन कहीं कहीं पर आपको हम बताएंगे कि एक और भी है कि सतलज नदी से एक नदी है काली। सतलज से कौन? सतलज से तो
ध्यान रखिएगा, दूसरा जो हिमालय है वो याद रखेंगे सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी से ध्यान रखिएगा काली। सतलज से कौन? सतलज से काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय भाई? और इसका अधिकतर भाग उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो बताओ, दूसरा जो प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर होगा उसको हम याद रखेगा सतलज से काली। सतलज से, तो सतलज नदी से लेकर काली नदी, सतलज से लेकर, सतलज से लेकर, तो सतलज से लेकर काली के बीच के हिमालय को मैंने क्या कहा? कुमायूं। क्या कहा? तो कुमायूं हिमालय किन दो नदी के बीच? सतलज और, सतलज और, कंफर्म ना? क्लियर? याद रखिएगा, आगे और भी बताए ही जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आ ही तो गया है भाई, है ना? चल भाई ध्यान दो। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिमाचल या कुमायूं? हिमाचल या, हिमाचल या क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय याद रखेंगे दो नदी के बीच। कितने नदी के बीच? सतलज और कौन भाई? काली। सतलज और, तो सतलज और काली के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? और अभी मैंने बताया था कि सिंधु से सतलज, सिंधु से, तो सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब या कश्मीर, पंजाब या, पंजाब या, कंफर्म ना? आगे क्या कहता है प्यारे, ये भी देख लो। इसको हम एक बार मैप के जरिए बताएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। केवल आप याद रखेंगे काली से तीस्ता, काली से, काली से के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो काली से तीस्ता, काली से, तो काली से तीस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? आइए थोड़ा इसको इस मैप के जरिए ही समझ लीजिए, क्योंकि बार बार ये समस्या खड़ा करेगा। सबसे पहले ये भारत है भाई, और भारत जब है तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ये भारत आपका है, और भारत में हम आपको यहां बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ये है, ये पूरा हिमालय है। पूरा क्या है? हिमालय। दिखाई दे रहा होगा? दिखाई दे रहा है? ये पूरा हिमालय है भाई, ये पूरा हिमालय है। अब हिमालय है तो सबसे पहले हम रेड कलर लेते हैं। ये एक नदी है सिंधु। कौन? एकदम आराम से समझिए, सिंधु। कौन नदी? और ये एक नदी है सतलज। कौन? सतलज। याद रखिएगा, सतलज और सिंधु। बताओ, ये एक नंबर में ये जो आपका हिमालय होगा, ये वाला हिमालय, इसको हम बोल देंगे कश्मीर। क्या बोलेंगे? कश्मीर या पंजाब। कश्मीर या, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय आप ही बता दीजिए किन दो नदी के बीच में है? सिंधु और, तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कश्मीर या, ये नदियों ने प्रादेशिक, याद रखेंगे, क्षेत्र के आधार पर बांटा। अब देख प्यारे, एक नदी है काली। कौन? आराम से समझ, ये काली नदी है। कौन नदी है? काली। ये काली नदी निकली है भारत नेपाल बॉर्डर पर। भारत और, भारत नेपाल बॉर्डर पर इस नदी को हम कहते हैं महाकाली। क्या? काली के नाम से निकली और भारत नेपाल पर क्या हो गई? महाकाली। क्या? और जैसे ही ये महाकाली भारत आई तो इस नदी को हम शारदा कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही शारदा घाघरा से मिलकर सरयू बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या? कंफर्म ना? एक आदमी से आपका मिलन होगा, 10 नाम से आप जाना चाहिएगा, है कि नहीं है? एक आदमी से आपका मिलन होगा, 10 नाम से आप जाने जाइएगा, है कि नहीं है? तो याद रखेंगे, एक नदी काली के नाम से निकली, और जैसे ही नेपाल और भारत बॉर्डर पर आई तो क्या हो गई? महाकाल। और जैसे ही भारत में आ गई शारदा, क्या हो गई? शारदा। और जब घाघरा से मिली तो क्या हो गई?
सरयू क्या हो गई? देवी। नेत्र खोलिए। आपके मुखमंडल पर जो ये उदासी देख रहे हैं आप, एकदम उदास नहीं होना, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक याद रखेंगे कष्ट है, संकट आएगा, उदासी आएगा, लेकिन सबका त्याग करना है। इसलिए कर हाँ, अब झुकिएगा तो इसमें हमको भी बहुत तकलीफ होता है अंदर से, कि हो सकता है नहीं समझ रहा हो, खूब दवाई मार रहे हैं एंटीबायोटिक का, तभी वो पेशेंट जो है देह ऐंठ रहा है, तो डॉक्टर को लगता है, नर्स से वो पूछता है कि देखते रहो उसको, उतना दवाई चला रहे हैं फिर भी वो स्थिति नहीं, वैसा होगा तो आईसीयू में उसको एडमिट करेंगे, नहीं होगा तो वेंटिलेटर पर ले जाएंगे। तो हम भी तो डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं लेकिन हम मास्टर हैं। तो हम जब लड़के को देखते हैं कि जब एकदम असहज महसूस करता है तो हमको भी कष्ट होता है कि हमारा जो एंटीबायोटिक है ये लगता है ठीक नहीं पड़ रहा। ऐसे मौसम देखिए झुपइये वाला है, लेकिन कष्ट तो जिंदगी में ही न है। आपको लगता होगा कि हर एक व्यक्ति को कष्ट है, जो जैसा है, जिस पद पर है ना, सबको है। ये बात समझिए। आप तो स्टूडेंट हैं, मास्टर बनिएगा तो भी फिर कष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टीचर बन जाइएगा तो आप जो खुशी में है कि टीचर बन जाने के बाद वो बहुत जीवन सुख होने वाला, बेवकूफ का कभी नहीं है। अंतिम मोक्ष मिलने के बाद ही सुख है। ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, मृत्यु के बाद भी सुख नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म है और फिर आप आएंगे कुत्ता बन के, ऐसी मान्यता है। अब फिर कष्ट है, मारा एक लाठी भागे। इस लेकर सदैव लोग कहता है क्या कि मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष के बाद मृत्यु और है ना स्वर्ग और नरक से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस लेकर फिर अगला बार आइएगा मरने के बाद, ध्यान दो। ये नदी प्यारे काली कौन, एकदम आराम से समझो। तो सतलज और काली के बीच दूसरा हिमालय को मैंने क्या कहा? कुमायु हिमालय। कौन हिमालय? तो कुमायु हिमालय याद रखेंगे, सतलज और किसके? काली। सतलज और काली। एक नदी है सिक्किम से आती है, तीस्ता। कौन? आगे बताएंगे कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। कौन? तो तीस्ता की बात करेंगे ना प्यारे, तो तीसरा हिमालय ये है। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? कौन हिमालय? तो नेपाल हिमालय किन दो नदी के बीच? काली और तीस्ता। काली 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 काली, कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे ये एक नदी है ब्रह्मपुत्रा। कौन? नाम सुने हैं ना? ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा को, तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता से, और चौथा हिमालय को कहते हैं आसाम। क्या कहते हैं? आसाम हिमालय। कौन हिमालय? तो प्रादेशिक जल क्षेत्र के आधार पर नदियों ने हिमालय को कितने भागों में बांटा? 4। कितने? तो प्रादेशिक जल क्षेत्र के आधार पर नदियों ने हिमालय को कितने भाग में? 4। कितने? 4। पहला कौन? सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, कश्मीरिया पंजाब, कश्मीरिया पंजाब। इसके बाद सतलज से काली, सतलज से काली, कुमायू। कौन? इसके अलावा काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, नेपाल। कौन? और प्यारे तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता से, तीस्ता से, इसको मैंने क्या कहा? आसाम। क्या कहा? क्या कहा? कन्फर्म ना? तो प्रादेशिक आधार पर नदियों ने हिमालय को कितने भागों में बांटा? 4। कितने? कन्फर्म ना? तो ये 4 भाग थे आज का सेशन।
यहीं तक।